हेलो एवरीवन गाइज, आपका हमारे और आपके चैनल रोड टू डिफेंस में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा खास होने वाला है एनडीए के एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं एक पूरा ब्लड के ऊपर टॉपिक। ब्लड जो हमारे ह्यूमंस में ब्लड होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, और ऑब्वियसली ये टॉपिक बायोलॉजी का है तो हम यहाँ पर बायोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमने जो ब्लड है इसके बारे में लिखा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर से ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट कर लेता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। कई बार आपको वो क्वेश्चन इजी होते हुए भी नहीं बनता क्योंकि आप रिवीजन ठीक से नहीं करते। इसी चीज़ को देखते हुए हमारा जो चैनल है रोड टू डिफेंस, इधर हम वन शॉट वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके एनडीए के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। इस तरह से जो मैं करा रहा हूँ ये आपको सेम केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा। केमिस्ट्री की जो टीचर हैं वो भी आपको एनडीए के लिए तैयारी कराएंगी, मतलब एनडीए की जो वन शॉट वीडियोस हैं वो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए भी मिलने वाली हैं। तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप एक एनडीए के एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमने टॉपिक है हमारा वो है ब्लड। तो गाइज जो हमारा टॉपिक है ब्लड का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इधर हमने सिर्फ वही पॉइंट लिखे हुए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लेता है। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड है इसका जो वेट है वो 7% है हमारी टोटल बॉडी का। मान लीजिए अगर आपका वेट 100 किलो है, अगर आप एक भारी भरकम आदमी हैं तो आपके अंदर अगर हम ब्लड का वेट निकालें तो वो 7% आएगा टोटल वेट से। तो 7, मान लीजिए 100 किलो तो आपका वजन है, तो 100 किलो में से जो 7 किलो वजन है, वो आपके ब्लड का ही है, ठीक है। ये सिंपल बात है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो ब्लड है उसका पीएच क्या है, ब्लड कैसा है, ब्लड का नेचर क्या है, एसिडिक बेसिक क्या नेचर है ब्लड का। तो आपको बताना है ये स्लाइटली बेसिक है। कैसा है? स्लाइटली बेसिक। और पीएच कितना है? 7.4। कितना है? 7.4 पीएच है ब्लड का। और ये हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में प्रेजेंट होता है आपको बताना है, 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर। हालांकि ऐसा देखा गया है कि जो फीमेल होती है उसमें ½ लीटर जो है वो कम देखा जाता है मेल की तुलना में। तो 5 और 6 के बीच में ही आपको ब्लड देखने को मिलेगा ह्यूमंस में, ओके। मतलब 5 और 6 लीटर एवरेज ह्यूमन के अंदर देखा जाएगा। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ब्लड कहाँ पर बनता है, ये भी एक क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बन जाता है कि ब्लड कहाँ से मिलता है। तो आपको बताना ब्लड जो है वो बोन के अंदर, बोन मैरो होता है उसमें मिलता है। तो बोन मैरो कहाँ होता है? देखिए आपकी हड्डी जो होती है, मान लीजिए एक हड्डी है, ये एक हड्डी है। तो यहाँ पर अगर हम इसे कट करें और इसको ऊपर से देखें, मान लीजिए ये हड्डी है और मैंने इसको कट करा और मैंने इसको ऊपर से देखा। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे इसमें कुछ फ्लूइड होगा, उसमें अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। क्या होता है? बोन मैरो। तो ये तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ब्लड का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। कहाँ से बनता है? वो बनता है आपके बोन मैरो से। अब बात आ जाती है फंक्शंस की। इसके क्या फंक्शन है? सबसे पहले जो है ब्लड का जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। सबसे पहले क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ब्लड आपकी पूरी बॉडी में घूम रहा है। अब जब आपकी पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है तो वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। वो ऐसे ही नहीं घूम रहा, उसको खुला नहीं छोड़ा है हमने, उसको नेचर ने इस तरीके से बनाया है कि वो पूरे ब्लड में इस तरह से घूमे कि जितने भी सेल्स को, टिश्यूज को रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। अब सेल्स और टिश्यूज को क्या रिक्वायरमेंट होती है वो बात आपको पता होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इस तरीके की गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी वाटर की रिक्वायरमेंट हो जाती है, कभी कभी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है, और कभी कभी हार्मोन्स की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो ये हार्ट है, जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि O2, CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स। और इसके अलावा ब्लड क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल देता है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। कौन से? नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ट्रांसपोर्टेशन किन चीज़ों की करेगा? गैसेस की। गैसेस कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स अलग से, और वाटर आपका, और आपके हार्मोन्स, इन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। साथ ही साथ जो आपके सेल के अंदर से निकला हुआ नाइट्रोजीनस वेस्ट है उसको जो है ये ब्लड किडनी के थ्रू, कौन से पार्ट के थ्रू? किडनी के थ्रू जो है रिमूव करवाने में हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। और इसका एक और खास फंक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो ये ब्लड जो है इसके अंदर जब एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी तो ये क्या करेगा? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ब्लड हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आई थिंक आपको समझ आ गया। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है मैं बहुत ज़्यादा
स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप उसे तेज कर सकते हैं। और अब तक तो शायद आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लें। चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। देखिए ब्लड के जो है वो 4 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकता है कि ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं, आपको बताना कि ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं। 4 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आता है आपको प्लाज्मा। कौन सा? प्लाज्मा। पहला आता है आपका प्लाज्मा, उसके बाद आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स। 4 कंपोनेंट जो है वो आपके ब्लड के हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों के फंक्शंस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, चारों का जो यूज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारे ब्लड में क्या क्या इनका यूज़ है। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये मेजर पार्ट है ब्लड का। हमारा जितना भी ब्लड है, जितने भी 4 कंपोनेंट हैं, जितने भी 4 कंपोनेंट हैं, उनको जो है उनका जो सबसे मेजर पार्ट है हमारे ब्लड का वो है हमारा प्लाज्मा। और ये अराउंड 54% ब्लड को अकेला ही फॉर्म कर लेता है। जब इसने ही 54% को फॉर्म कर लिया तो बाकी बचे तीनों में कुछ डिवाइड होगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा है? हमारा प्लाज्मा अब्यूंडेंट है। मोस्ट अब्यूंडेंट कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड इज प्लाज्मा। ये बात आपको समझ आ गई है। लेकिन जो ये प्लाज्मा है इसके अंदर अगर आपसे कोई वाटर के बारे में पूछे कि इसके अंदर वाटर की मात्रा कितनी है, प्लाज्मा के अंदर जो वाटर की मात्रा है वो है 92%। क्या है? 92%। 92% जो है आपके प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? वाटर होता है गाइज। उसके बाद गाइज जो हमारा ये प्लाज्मा है, हमारा ब्लड का जो प्लाज्मा है, ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर को जो मेंटेन करने का काम है, जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का कार्य है, वो कौन करता है? हमारा प्लाज्मा करता है ब्लड के अंदर। तो यहाँ से हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख सकते हैं कि ब्लड जो है वो अपना प्रेशर, ब्लड अपना खुद का प्रेशर जो है वो प्लाज्मा से क्या करवाता है? मेंटेन करवाता है, क्योंकि प्लाज्मा भी ब्लड का पार्ट है। तो ब्लड के अंदर जो नॉर्मल आपका बीपी है, जो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120 सिस्टोलिक बाय 80 डायस्टोलिक। ये आपका क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल 120 बाय 80। 120 सिस्टोलिक 120 सिस्टोलिक बाय 80 डायस्टोलिक। ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया। आपसे पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको जरूर नोट कर लें। उसके बाद क्या है कि हमारा जो ये ब्लड है इट सप्लाइज क्रिटिकल प्रोटीन। गाइस जो ये हमारा प्लाज्मा है ये क्रिटिकल प्रोटीन्स, कुछ जरूरी प्रोटीन्स हैं जो हमारे ब्लड को क्लोट करने के लिए हेल्प करते हैं। उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, उनका ट्रांसफर या फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारे ब्लड के अंदर कुछ क्रिटिकल प्रोटीन्स हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, उनका जो ट्रांसफर है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसका काम भी कौन करता है? हमारा प्लाज्मा करता है। और कौन से प्रोटीन्स हैं जो हमारे ब्लड को जो है वो क्या करते हैं? क्लॉट करते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रोटीन कौन से हैं, वो होते हैं थ्रोम्बिन। कौन से? थ्रोम्बिन। ये आपके बुक में नहीं है और आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में कि थ्रोम्बिन नाम के कुछ प्रोटीन्स हैं जो आपके ब्लड को क्लॉट करते हैं। और इन प्रोटीन्स का जो फ्लो होता है वो आपके प्लाज्मा के थ्रू ही होता है। और उसके साथ साथ ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? उसके साथ साथ हमारा प्लाज्मा जो है वो हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। अब वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखिए गाइज आपको एक बात पता होनी चाहिए, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर 4 कंपोनेंट है, ये बात मैंने आपको बताई। लेकिन जो आपकी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, वो आपके प्लाज्मा वाले पार्ट में प्रेजेंट होंगी। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज आपकी कहाँ पर प्रेजेंट है? वो है आपके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, तो एंटीबॉडीज कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर। उसके बाद इट डू द जॉब ऑफ एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। कुछ एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। बाय द वे जो सोडियम और पोटेशियम है ये एसेंशियल मिनरल है, बहुत ज़रूरी मिनरल है। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसका जो एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी हमारे प्लाज्मा के थ्रू ही होता है। उसके बाद क्या है कि जो हमारा प्लाज्मा है वो पीएच को भी मेंटेन करता है, ब्लड के पीएच को। ठीक है, ब्लड के पीएच को कौन मेंटेन कर रहा है? प्लाज्मा। इंपॉर्टेंट है गाइस, याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आप कुछ सोच रहे होंगे पीएच क्या होता है? पीएच कुछ नहीं होता गाइस, ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। जितना ज़्यादा H+ आयन होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, तो पीएच उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। हमने जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, वो है हमारा प्लाज्मा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गाइस प्लेटलेट्स। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने
ये WBC और RBC छोड़ दी, प्लेटलेट्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, समझ जाओगे मैं क्यों करवा रहा हूँ। अभी हम प्लेटलेट्स पर चलने वाले हैं, उसके बाद हम RBC और WBC को कवर करेंगे, और WBC को कवर करने के बाद हम ह्यूमंस के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम को भी कवर करेंगे। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उधर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है और उधर आपको कन्फ्यूजन होगी, 100% उधर आपको कन्फ्यूजन होगी। ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस तरीके की चीज़ें। आपकी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं, ये चीज़ें भी आगे देखने वाले हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, प्लेटलेट्स देख लेते हैं, देन हम RBC, WBC, देन लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है गाइज, चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए प्लेटलेट्स जो है इनका दूसरा नाम भी है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको दूसरा नाम क्या है, इनका दूसरा नाम क्या है। इनका जो दूसरा नाम है वो है इनका थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब इनका जो नाम है वो थ्रोम्बोसाइट्स इसीलिए है क्योंकि इनके अंदर थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन। और ये थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो क्लोटिंग प्रोटीन होता है। आपके ब्लड को क्लोट करने में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है वो थ्रोम्बिन होता है, इसीलिए इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और ये थ्रोम्बोसाइट्स का जो अपना ओरिजिनल नेम है, देसी भाषा में उसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, इनका फंक्शन क्या है वो सबको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इनका फंक्शन है ब्लड को क्लॉट करना। ये बात तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका जो ब्लड का क्लॉटिंग का फंक्शन है उसके लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, वो होता है आपका विटामिन के। विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द clotting of our blood because this vitamin K is required for some metabolic processes which makes the protein thrombin, and thrombin is responsible for clotting of the blood. That's why vitamin K is necessary for the clotting of our blood. I think आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि विटामिन के जो है वो इंपॉर्टेंट है कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए। वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आपकी थ्रोम्बिन प्रोटीन बनाती है और वो थ्रोम्बिन प्रोटीन ही आपका ब्लड को क्लोट करता है। उसके बाद देखिए गाइज, जो ये हमारी प्लेटलेट से किस तरीके से वर्क करती हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, दे बाइंड टुगेदर व्हेन दे रिकॉग्नाइज्ड अ डैमेज ब्लड वेसल। जब भी कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, जब भी कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, मान लीजिए ये हमारी एक ब्लड वेसल है, ये इस तरह से जा रही है ब्लड वेसल, और ये यहाँ से डैमेज हो जाती है, यहाँ से डैमेज हो जाती है, तो हमारी जो ये थ्रोम्बोसाइट्स है ब्लड के अंदर, जो ये प्लेटलेट्स हैं, ये क्या करेंगी, यहाँ से मूव होती होती इस जगह को पहचान लेंगी और ये सभी की सभी प्लेटलेट्स इस जगह पर आकर इकट्ठा हो जाएंगी। सभी की सभी प्लेटलेट्स जो है इस जगह पर आकर इकट्ठा हो जाएंगी और इस जगह को बिल्कुल क्लॉट कर देंगी, जमा देंगी, जिसकी वजह से जो है ब्लड जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो नॉर्मल काउंट है, मतलब कितना होना चाहिए नॉर्मल ह्यूमन के अंदर, वो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। आपको बताना है इसका जो नॉर्मल काउंट है वो है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। 1.5 लाख से 3.5 लाख ऑफ पर मिलीमीटर क्यूब इन योर ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर जो है 1.5 लाख से 3.5 लाख तक पर मिलीमीटर क्यूब तक आपका ये जो है इसका प्रेजेंस होना जरूरी है। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई हमारे ब्लड में कितने ज़्यादा प्लेटलेट्स हैं, कितना ज़्यादा RBC है, कितनी ज़्यादा WBC है, इसको फाइंड करने के लिए एक टेस्ट करते हैं जो आजकल बहुत पॉपुलर है, उसको बोलते हैं CBC। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, आपको बताना है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, तो CBC वो टेस्ट है जिसके थ्रू आप अपने नंबर ऑफ प्लेटलेट्स को पता लगवा सकते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में है, कितना हमारे पास RBC की सेल्स हैं, कितनी WBC की सेल्स हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप CBC से, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट से पता लगवा सकते हैं, और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गाइज आई थिंक आपको समझ आया होगा, इसका वर्किंग समझ आया होगा, कैसे वर्क करती हैं आपकी प्लेटलेट्स। इनका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। थ्रोम्बिन ये प्रोटीन बनाती हैं, इनके प्रोटीन बनने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। विटामिन के की ज़रूरत होती है तो प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन बनने के बाद हमारी थ्रोम्बोसाइट बन जाती है, यानी कि प्लेटलेट्स बन जाती हैं। जैसे जैसे ब्लड बहता रहता है हमारी ब्लड वेसल में, और कोई ब्लड वेसल अगर रप्चर हो जाती है, कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये सारी की सारी प्लेटलेट्स जो है वो आकर इकट्ठा हो जाती हैं और उस एरिया को जहाँ पर डैमेज देखा गया है उसको रिकवर करने की कोशिश करती हैं और ब्लड को एक तरीके से वहाँ पर क्लॉट कर देती हैं, जिससे ब्लड जो है वो ज़्यादा ना बहे। आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं सीधा RBC के बारे में, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे WBC के बारे में। तो चलिए गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है RBC। जो हमारा थर्ड ब्लड का कंपोनेंट है वो कौन सा है, RBC। RBC की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पस्कल। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल यहाँ पर आ रहा है नाम। ठीक है, इसे देख लीजिए।
अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा। गाइस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिस्क शेप्ड, दीज आर डिस्क शेप्ड, इनकी शेप कैसी होती है, डिस्क जैसे। डिस्क कैसा होता है, राउंड होता है ना, डिस्क राउंड होता है। डिस्क शेप्ड कंटेन्स हीमोग्लोबिन, कौन सा प्रोटीन कंटेन करते हैं, हीमोग्लोबिन। आपसे पूछ सकता है कि आरबीसी के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, आपको बताना है हीमोग्लोबिन, कौन सा, हीमोग्लोबिन। एंड दे लैक्स न्यूक्लियस, और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। इनकी शेप कैसी होती है, डिस्क शेप। इनके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन। इनके अंदर क्या न्यूक्लियस होता है, नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हीमोग्लोबिन जो है, देखिए गाइज ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना है, हीम प्लस में ग्लोबिन, हीम प्लस में ग्लोबिन। हीम जो वर्ड है वो यूज होता है आपके आयरन के लिए, कौन से एलिमेंट के लिए, आयरन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो हीम होता है। और इस हीम की वजह से, इस हीम में जो ये आयरन है, इस आयरन की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछे कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, आपको बताना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेफर्स टू द टर्म हीम, हेयर हीम रेफर्स टू द आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन के बारे में बात हो रही है, तो आयरन जो है वो रेड कलर शो करता है हमारे ब्लड के अंदर। और जो ग्लोबिन वर्ड है, ये ग्लोबिन वर्ड है, ये किसके लिए होता है, ये प्रोटीन के लिए यूज होता है। ठीक है, हमारे ह्यूमंस के अंदर दो तरीके के प्रोटीन देखे जाते हैं, एक ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब मोटा मोटा सा प्रोटीन, और एक फाइब्रस प्रोटीन धागे वाला मतलब रेशेदार प्रोटीन। दो तरीके के प्रोटीन होते हैं। तो ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। कौन सा, ग्लोबिन प्रोटीन, या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर, GLOBULAR, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है हमारे ब्लड की आरबीसी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब आगे देख लीजिए इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड ऑक्सीजन। ये हमारे जितने भी टिश्यूज हैं उन सभी के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, और जब ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा तो वहां पर क्या होगी, रेस्पिरेशन होगी। रेस्पिरेशन के बाद CO2 बन जाएगी। जो CO2 है वो हमारे लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह काम करेगी, तो उस CO2 को भी हमारे टिश्यूज से जो है वो बाहर निकाल देगा। तो गाइस इसी चीज को अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा हुआ है, वो क्या है, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है टिश्यूज के लिए। एंड ऑल्सो कैरी आउट द CO2 प्रोड्यूस्ड इन देम, टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगी और टिश्यूज के अंदर प्रोड्यूस्ड CO2 को बाहर निकालने में हेल्प करेगा हमारा ब्लड के अंदर कौन सा पार्ट, आरबीसी वाला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 120 डेज का, यानी कि 3 महीने, 4 महीने का इनका जो है वो लाइफ स्पैन है। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये दो पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, दो कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। ठीक है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन में टूट जाते हैं, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन में टूट जाते हैं। कौन से प्रोटीन, कौन से कंपोनेंट्स में, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन में टूट जाते हैं। और ये कहाँ पर टूटते हैं, ये होता है हमारे लीवर में। तो लीवर इनके लिए क्या है, ग्रेवयार्ड है। क्या है, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड जो है इनका कौन है, लीवर। तो आपसे पूछ सकता है कि आरबीसी के लिए ग्रेवयार्ड कौन है, क्या, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड तो समझते होगे ना, ग्रेवयार्ड यानी कि शमशान घाट, है ना। अब यहाँ पर तो शमशान घाट थोड़ा अजीब लग रहा है। तो ग्रेवयार्ड जो है वो हमारे आरबीसी का कौन है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके लीवर को। अब उसके बाद यहाँ पर दो टर्म लिखी हुई हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का मतलब हीमोग्लोबिन जो है, ये मैंने आपको समझा दिया है ऊपर। तो जिस हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में हो उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जिसके अंदर ये नहीं हो, जहां पर डी वर्ड आ जाता है, डी मतलब नहीं है, डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो वहां पर O2 का जो प्रेजेंस है वो नहीं होगा, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो उसको बोल देंगे डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जिस हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन हो उसे बोल देंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो देख लीजिए। देखिए गाइस, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपसे क्वेश्चन में यहाँ से एक दो पूछ भी सकता है। देखिए कैसे, जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके अंदर क्या होते हैं, हीम प्लस में ग्लोबिन। मैंने बताया हीम प्लस में ग्लोबिन। तो हीम जो वर्ड है, हीमोग्लोबिन का हम हीम वाला पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयरन। आयरन के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं आयरन के। और ये 4 मॉलिक्यूल्स जो आयरन के होते हैं, इनके साइड में 2 क्या होती है, चेन्स होती हैं एक टाइप की। देखिए एक टाइप का कहने का मतलब, यहाँ पर 2 तो अल्फा चेन होंगी और 2 बीटा चेन होंगी, तो टोटल चेन्स तो होगी 4। जो अल्फा चेन है वो नंबर में कितनी है, 2 है, यानी कि एक जोड़ा अल्फा चेन का और एक जोड़ा बीटा चेन का। जो मैंने रेड से बनाया हुआ है, यहाँ पर रेड से जो मैंने बनाया हुआ है ये क्या है, हमारी अल्फा चेन, और जो मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है ये क्या है, हमारी बीटा चेन। अब यहाँ पर जो ये हमारे आयरन के मॉलिक्यूल है, हर आयरन का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से अटैच होगा। हर आयरन का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल से अटैच होगा। तो टोटल यहाँ पर ऑक्सीजन की गैस के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 4 ही आयरन के मॉलिक्यूल,
4 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और टोटल नंबर ऑफ चेन्स कितनी है 4। लेकिन कौन कौन सी चेन है, 2 चेन तो है अल्फा की और 2 चेन है बीटा की। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ आ गया है, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना कि कितने आयरन होते हैं, 4 आयरन होते हैं। कितनी अल्फा चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती है। टोटल चेन कितनी हो गई, 4 हो गई। कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के, जो हर एक इनमें से हर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अपने अपने आयरन के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैंने एक और छोटी सी चीज लिखी हुई है कि जो हमारा आरबीसी है वो सबसे छोटी सेल है, कौन सी हमारी आरबीसी है। और ये आरबीसी हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करती है। क्या करती है, ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करती है। कैसे डिटरमाइन करती है, क्योंकि ना जो हमारा आरबीसी, देखिए हमारा आरबीसी कैसा है, बाइकॉनकेव है। ह्यूमंस के अंदर आरबीसी कैसा होता है, बाइकॉनकेव। तो हमारा आरबीसी की जो आउटर लेयर होती है, इसकी मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर कुछ एंटीजन होते हैं। क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। ये भी पूछ सकता है कि एंटीजन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपको बताना आरबीसी के आउटर सरफेस पर एंटीजन की प्रेजेंस होती है। तो ये जो आउटर सरफेस है, यहाँ पर जो एंटीजन है, यही हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। अगर ये एंटीजन हमारा ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए। अगर ये एंटीजन हमारा बी है, अगर ये एंटीजन हमारा बी है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। अगर ये एंटीजन हमारा ए बी है तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी। उसी तरीके से ओ भी है। ठीक है, तो ये हमारे ब्लड ग्रुप बन जाएंगे। और आपसे एक और खास क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी। आपको बताना है ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगर यहां पर समझ नहीं आ रहा तो यहां पर नाम डिस्प्ले हो रहा है, आप वो भी देख सकते हैं। किन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, आपको बताना कार्ल लैंडस्टीनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरबीसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है, इरिथ्रोसाइट। यहाँ पर नाम आ रहा है इसका जो दूसरा नाम है वो है इरिथ्रोसाइट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। और मैंने आपको ये समझा दिया यहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें हैं और ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के बाद इसका जो ब्रेकिंग डाउन होता है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन में इसका ब्रेकिंग डाउन होता है। और यहाँ पर जो है इसका ग्रेवयार्ड कौन है, लीवर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। गाइज आई थिंक आपको ये समझ आ गया। तो अब हम अपने WBC वाले पार्ट पर चल रहे थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने ब्लड के लास्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि है WBC। WBC जो है इसे व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल कहा जाता है। यहाँ पर नाम आ रहा है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका फंक्शन है, इसके बारे में कुछ बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले ये लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारी बॉडी की जो डिफेंस की लाइन है, जो डिफेंस का काम करती है, इन्फेक्शन से हमें बचाने का काम करती है, वो WBC ही है। ओके, अब यहाँ पर देखिए इनका जो दूसरा नाम है वो ल्यूकोसाइट है। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनका दूसरा नाम क्या है, इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, नॉट लिम्फोसाइट। आपको क्वेश्चन में ऑप्शन डाल देगा इसको दूसरे नाम इसका क्या है, तो आपसे क्वेश्चन में जो है इसको टफ बनाने के लिए पूछ लेगा कि इसका दूसरा नाम क्या है, और वहां पर ऑप्शन में डाल देगा ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और कुछ और नेम। तो ल्यूकोसाइट इसका दूसरा नेम है, ना कि लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है वो व्हाइट ब्लड सेल के ही पार्ट होते हैं, वो अलग चीज़ है, उसको हम आगे देखेंगे गाइस, जब हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी देर में हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने वाले, तो उधर मैं आपको बताऊंगा लिम्फोसाइट्स के बारे में। अभी जो इनका नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स का वो ल्यूकोसाइट है। ल्यूकोसाइट्स के अंदर ही लिम्फोसाइट आते हैं गाइस। ओके, तो अब देखिए इनके बारे में जो है ये कैसी है, कलरलेस है। इनके अंदर कोई कलर नहीं होता, ये कोई कलर शो नहीं करती। कौन, WBC का कोई कलर नहीं होता। दे मूव इनसाइड द ब्लड, रीच टिश्यूज, फाइट विद इन्फेक्शन। ये हमारे ब्लड के तहत, ब्लड के साथ ही, ये हमारे ब्लड के साथ ही मूव करती हैं, ब्लड के अंदर मूव करती हैं और इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती है। इनका जो लाइफ स्पैन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 से 20 दिन के बीच का इनका लाइफ स्पैन है। और इनका जो नॉर्मल काउंट है भाई कितने होने चाहिए, ये होने चाहिए 6000 से 8000 पर मिलीमीट्रिक क्यूब। पर मिलीमीट्रिक क्यूब इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 6000 से 8000। दे आर न्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लियस होगा। आरबीसी की तरह नहीं है कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, इनके पास न्यूक्लियस होगा। ये कैसी हैं, देखिए अब न्यूक्लियस। और इनमें गाइस सबसे ज्यादा पाई जाने वाली WBC कौन सी है, मोस्ट अबिंडेंट WBC है आपकी न्यूट्रोफिल। कौन सी है, न्यूट्रोफिल। कौन सी, न्यूट्रोफिल जो है वो आपकी मोस्ट अबिंडेंट WBC है। और आपकी लीस्ट इन नंबर कौन सी है, वो है आपकी बेसोफिल। क्या है, बेसोफिल जो है लीस्ट इन नंबर है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो है वो कौन सी है, न्यूट्रोफिल। और सबसे कम पाई जाने वाली वो कौन सी है, बेसोफिल। आई थिंक गाइज आपको ये सब समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं गाइज।
तो चलिए गाइज, अब हम अपने फाइनल टॉपिक की तरफ आ चुके हैं और इसे खत्म कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो है लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यूनिटी। लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारे इम्यूनिटी का एक पार्ट है। क्या है? इम्यूनिटी का एक पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारे इम्यूनिटी का एक पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ अवर इम्यूनिटी। और इसके अंदर लिम्फ इन्वॉल्व होगा। क्या होगा? लिम्फ होगा। क्या होगा? लिम्फ। लिम्फ किससे बनता है? लिम्फ बनता है आपके ब्लड से। यहाँ पर लिम्फ के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। लिम्फ इज कलरलेस वाटरी फ्लूइड। ये कलरलेस है और वाटरी फ्लूइड है। और ये किससे बनता है? ये बनता है हमारे ब्लड से। यानी कि ब्लड ही हमारे लिम्फ का निर्माण करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि लिम्फ को कौन बनाता है? लिम्फ को बनाने वाला हमारा ब्लड ही है। लिम्फ ब्लड से कैसे बनता है, ये बात आप सोच रहे होंगे। इसको जल्दी जल्दी मैं समझा देता हूँ। क्या होता है कि जब हमारी आर्टरीज और वीन्स होती हैं, जब उनमें ब्लड फ्लो होता है, जब ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है, तो हमारी जो आर्टरीज और वीन्स हैं वो इधर उधर हमारे टिश्यूज से कनेक्ट होती हैं। अब ये टिश्यूज से कनेक्ट होती हैं, उसी के साथ यहाँ पर क्या होता है, जब ब्लड का बहुत तेजी से फ्लो होता है तो हमारे आर्टरीज और वीन्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वहीं से कुछ ब्लड और प्रोटीन और प्लाज्मा वाला पार्ट जो है वहां से क्या हो जाता है, स्केप आउट हो जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है टिश्यूज के अंदर। वही हमारा लिम्फ बन जाता है गाइस। अब यहाँ पर हमारा जो लिम्फ है ये क्या करता है, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में घूमता है। पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, घूमता रहता है। कौन? लिम्फ। और लिम्फ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? लिम्फ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्प्लीन। क्या होता है? स्प्लीन। स्प्लीन इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्प्लीन क्या होता है गाइस? स्प्लीन जो है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। स्प्लीन हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ये हमारे एब्डोमेन में होता है। कहाँ होता है? एब्डोमिनल एरिया में होता है। स्प्लीन जो है वो रिजर्वियर ऑफ ब्लड है। रिजर्वियर ऑफ ब्लड कौन है? स्प्लीन। स्प्लीन का फंक्शन क्या है? फिल्टर, प्यूरिफाइड ब्लड। फिल्टर भी करता है, प्यूरिफाई भी करता है ब्लड को, ठीक है। ये इसका फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है। क्या? फिल्टर, प्यूरिफाई ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इट इज रिमूव्ड। अगर इसको हम हटा दें, अगर हम इसे हटा दें तो क्या होगा? अगर हम एक स्प्लीन को हटा देंगे तो गाइस कुछ नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। मतलब ये क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर हम एक ऐसे पार्ट को हटा रहे हैं जो हमारे लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है, तो हमें इन्फेक्शंस तो होना तय है। तो इन्फेक्शंस की रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं गाइस इम्यूनिटी के बारे में। तो देखिए इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी को सीधे साधा देशी भाषा में समझने की कोशिश करिए। जब भी आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा, कोई भी मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी अटैक करेगा, तो हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में कुछ सैनिक तैयार कर लेती है। और ये सैनिक होते हैं हमारे एंटीबॉडीज, वो उनसे जाकर फाइट करते हैं। तो इसे ही हमारी इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारी दूसरे फॉरेन पार्टिकल्स के प्रति जो लड़ने की क्षमता है वो क्या है? हमारी इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? ये होती है हमारी एंटीबॉडीज की वजह से। किसकी वजह से होती है? एंटीबॉडीज की वजह से जो है वो इम्यूनिटी होती है। तो एंटीबॉडीज जो है वो कैसी होती है? वाई शेप होती है। कैसी होती है? वाई शेप्ड। तो आपसे पूछ सकता है कि इम्यूनिटी एंटीबॉडीज का शेप कैसा है, आपको बताना। वाई शेप, ठीक है। वाई जो होता है, जैसे हम एक्स वाई लिखते हैं ना, ये वाला वाई, ये वाला वाई, अरे ABCD वाला वाई वही है, ये उस जैसी इसकी शेप होती है। तो ये क्या होता है? एक टाइप का प्रोटीन होती है। एंटीबॉडीज का जो केमिकल रूप है, जो इनका केमिकल आप बोल सकते हो कि फॉर्मूला है, वो एक्चुअली प्रोटीन्स ही हैं गाइस। क्या है? प्रोटीन्स ही हैं। एंटीबॉडीज जो है वो हमारे स्पेशलाइज्ड WBC में बनती है। कौन कौन से WBC में बनती है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में। कौन कौन सी लिम्फोसाइट में? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में हमारी क्या बनती है? एंटीबॉडीज बनती है। वैसे तो एंटीबॉडीज को जो डायरेक्ट फॉर्म करता है वो करता है हमारा बी लिम्फोसाइट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंटीबॉडीज को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आपको बताना है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं गाइज, इनको वर्क करने के लिए, इनको एंटीबॉडीज बनाने के लिए हेल्प करती है हमारी टी लिम्फोसाइट। इनको इसलिए टी हेल्पर सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल्स। क्योंकि हमारी टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की हेल्प कर रही है कि वो एंटीबॉडी बनाए। एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट बनाएगी, लेकिन इस चीज को काम करने के लिए कौन हेल्प करवा रहा है? टी लिम्फोसाइट। एक्चुअली में बी लिम्फोसाइट से कह रहा है कि तू एंटीबॉडीज बना, इसीलिए इसको टी हेल्पर सेल्स बोल देते हैं। कौन सी को? टी लिम्फोसाइट को। इन दोनों के अंदर एक कॉमन चीज क्या है? वो है कि ये दोनों ही बोन मैरो के अंदर बनती हैं। आपकी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों ही बोन मैरो के अंदर बनती हैं। और जो हमारी बी लिम्फोसाइट है ये मैच्योर होती है हमारे ब्लड के अंदर ही, सॉरी ब्लड नहीं, बोन मैरो के अंदर, सॉरी बोन मैरो के अंदर ही हमारी जो बी लिम्फोसाइट है वो मैच्योर होती है। आप याद रख लेना, बी से बोन मैरो में ये मैच्योर होगी, बोन मैरो में ये क्या होगी? फॉर्म होगी। और जो टी लिम्फोसाइट है वो बनेगी तो हमारी बोन मैरो में, वो बनेगी तो हमारी बोन मैरो में, लेकिन ये
आपका जो, लेकिन ये मैच्योर कहाँ होगी, ये मैच्योर होगी थाइमस में। कहाँ पर, थाइमस में। और थाइमस भी एक इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक ऑर्गन है, थाइमस भी एक इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक ऑर्गन है। और आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो बेबी का थाइमस होता है और जो बड़े आदमी का, ओल्ड मैन का थाइमस होता है, इन दोनों में से किसका थाइमस सबसे बड़ा होगा। आपको याद रखना है जैसे जैसे एज बढ़ेगी थाइमस का साइज जो है वो डिक्रीज होगा। थाइमस का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहने का मतलब ये है कि थाइमस जो है वो यंगर बच्चों में ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा और जैसे जैसे उम्र बीतती जाएगी थाइमस का साइज छोटा होता चला जाएगा गाइज। थाइमस इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन हो रहा है। आई थिंक आपको सब समझ आ गया है और ये वीडियो लेक्चर भी गाइज यहीं तक का था। मैंने पूरी कोशिश की आपको ब्लड का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की, लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यूनिटी को क्लियर कराने की। तो गाइज आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होंगी। अगर समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कोई फीडबैक हो, कुछ बताना हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने ये वीडियो लेक्चर यहाँ तक देखा है वो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हमने ये वीडियो लेक्चर यहाँ तक देख लिया है, तो मुझे देखकर अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइज अब हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और आपसे किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, हो सके तो घर पर रहिए, सैनिटाइजर और मास्क दोनों का प्रॉपर यूज करें। टेक केयर, बाय।